नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्नोत्तरी श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न प्रश्न संख्या 101 से प्रारंभ होगा। प्रश्न संख्या 101 में पूछा जा रहा है कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है। अर्थात आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो भारत सरकार राजकोषीय नीति बनाती है, इनमें से कौन सा एक उद्देश्य ऐसा है जो उसके अंतर्गत शामिल नहीं होता है। यहां विकल्प ए में लिखा हुआ है पूर्ण रोजगार, ये इसमें शामिल होता है। मूल्य स्थिरता, ये भी शामिल है। सी विकल्प में लिखा है अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। याद रखिएगा, अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन राजकोषीय नीति के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए प्रश्न संख्या 101 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यानी जो रेगुलेशन ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड है, ये फिजिकल पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता है। चौथे विकल्प में लिखा धन तथा आय का न्यायोचित वितरण, ये इसमें शामिल होता है। एक बात और आपको याद रखना है कि जो भारत सरकार के अंतर्गत वित्त मंत्रालय है, यह राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 102। पूछा जा रहा है कि राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा। देखिए, इस प्रश्न को आंसर करने से पहले सबसे पहले आपको राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे के बीच अंतर को स्पष्ट करना होगा। संक्षिप्त में अगर साधारण भाषा में इसको उल्लेख किया जाए तो जो राजस्व घाटा है वो किसी भी वित्तीय वर्ष में कुल सरकारी आय और कुल सरकारी व्यय के बीच का अंतर होता है। यानी किसी भी वित्तीय वर्ष में कुल सरकारी जितनी आय हुई है और जितनी कुल सरकारी व्यय है, उसके बीच का जो अंतर है उसको राजस्व घाटा कहते हैं। यदि हम बात कर लें राजकोषीय घाटे की, तो याद रखिएगा राजकोषीय घाटे के अंतर्गत कुल प्राप्तियों एवं कुल व्यय के साथ जो सरकार की देनदारी है उसको भी सम्मिलित किया जाता है। यानी यहां पर जो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज है उसको भी ऐड कर लिया जाता है। यानी राजकोषीय घाटे से इस बात का पता चलता है कि सरकार को कामकाज चलाने के लिए कितनी उधारी की जरूरत है। क्लियर है? अब आप दोनों में अंतर समझ गए होंगे कि राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे के अतिरिक्त सरकार की देनदारी को भी सम्मिलित किया जाता है। इसका मतलब अब स्पष्ट हो गया कि राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव अधिक रहेगा। क्यों अधिक रहेगा? क्योंकि उसमें गवर्नमेंट की लायबिलिटीज भी ऐड हो चुकी है। इसलिए प्रश्न संख्या 102 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब सरकार की लायबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा? जो सरकार द्वारा ऋण लिया गया है उस पर जो ब्याज की अदायगी की जाती है, ये शामिल होगा। इसके अलावा जो अन्य देवताओं का भुगतान है वो सभी इसमें शामिल होता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 103। पूछा जा रहा है कि सामान्य रूप से भारत में निम्न 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। तो याद रखिएगा, किस लिए वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है? तो जो केंद्रीय अनुदान है और संघ के राजस्व में जो राज्यों का अंश निर्धारण है, इसके लिए वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। इसका मतलब प्रश्न संख्या 103 का यहां पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का जो अंश निर्धारण है, इसके लिए प्रति 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। अब एक प्रश्न और उठता है कि ये जो वित्त आयोग है, ये एक संवैधानिक संस्था है। यदि ये एक संवैधानिक संस्था है, इसका मतलब यह है कि इसका उल्लेख किसी अनुच्छेद में है। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में। और इसका गठन, इस आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो याद रखिएगा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 104। प्रश्न संख्या 104 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस पर कोई आयकर छूट नहीं है? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय बचत पत्र, लोक भविष्य निधि, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस योजना, इन सभी पर आयकर की छूट है। लेकिन ये जो किसान विकास पत्र है, इस पर आयकर की टैक्स जो है देना होता है। ठीक है, इस पर कोई छूट नहीं होती है। इसलिए प्रश्न संख्या 104 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 105। पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो याद रखिएगा जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका जो मुख्य ध्येय था वो था संपोषणीय वृद्धि। इसलिए प्रश्न संख्या 105 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यदि हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के शीर्षक की बात कर लें तो इसका शीर्षक था तीव्रतर, धारणी और अधिक समावेशी विकास। क्लियर है? यानी फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्लियर है? तो यानी यहां पर जो संपोषणीय वृद्धि कहा जा रहा है, यानी सस्टेनेबल ग्रोथ की बात हो रही है, वो इसी 12वीं पंचवर्षीय योजना के शीर्षक में शामिल था। यदि हम 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल की बात कर लें तो इसका कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। इसलिए प्रश्न संख्या 105 का डी विकल्प आपका यहां आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 106। यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ पंचवर्षीय योजनाओं का नाम है
और दूसरी तरफ यह दिया गया है कि ये पंचवर्षीय योजनाएं किस विकास मॉडल पर आधारित थी। विकल्प ए में लिखा हुआ है प्रथम पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा, ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, यानी आप ए को दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना की, तो याद रखिएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, इसलिए आप बी को चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम बात करें तृतीय पंचवर्षीय योजना की, तो याद रखिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना एस चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी, इसलिए आप सी को पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। और जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी, ये योजना अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित थी, इसलिए आप डी को तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। याद रखिएगा, यहां से निश्चित तौर पर प्रश्न आपसे पूछा जाता है। यहां पर जरा सभी पंचवर्षीय योजनाओं के जो यहां पर उल्लेखित है उनके कार्यकाल को देख लीजिए। यदि हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना की, तो याद रखिएगा 1951 से 1956 तक इसका कार्यकाल था। अगर हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर लें, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 61 तक था। और जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल 1961 से 1966 तक था। और जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी, इसका कार्यकाल 1969 से 74 तक था। आप ये देख रहे हैं कि यहां पर 66 से 69 के बीच में 3 साल का गैप दिख रहा है। तो याद रखिएगा 1966 से 1969 तक ये जो 3 साल का गैप है, इसे योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इतनी बात को आप बेसिक तौर पर याद रखेंगे। यहां जो सही कूट बन रहा है वो बन रहा है 2 4 1 3 का, इसलिए यहां प्रश्न संख्या 106 का जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 107, पूछा जा रहा है कि 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम था वो सर्वप्रथम 1975 में प्रारंभ किया गया, इसलिए प्रश्न संख्या 107 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगर यह पूछा जाए कि ये जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम था इसका उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा कृषि, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देना, गरीबी, साक्षरता और आम आदमी के जीवन में गुणवत्ता लाना, उसमें सुधार करना और जो आय की असमानता है उसको दूर करना, यह मूल उद्देश्य था 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का। याद रखेंगे। और यह प्रारंभ कब हुआ? 1975 में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 108। प्रश्न संख्या 108 कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन ए में कहा जा रहा है कि ऑपरेशन ट्विस्ट के अंतर्गत आरबीआई एक ही समय में अल्पकालिक प्रतिभूतियों को बेचकर दीर्घकालिक प्रतिभूतियों को खरीदता है। यह बिल्कुल सही है। यानी जो ऑपरेशन ट्विस्ट है इसके अंतर्गत आरबीआई क्या करता है, जो अल्पकालीन प्रतिभूतियां हैं उनको बेचकर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों को खरीदता है। कारण में बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक निवेश को बढ़ाना है। यहां पर कारण भी सही है, यानी यहां पर कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है, इसलिए प्रश्न संख्या 108 का यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 109। पूछा जा रहा है कि भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार कब शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार 1862 में प्रारंभ हुई थी, यानी प्रश्न संख्या 109 का ए विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा। भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार 1862 में प्रारंभ हुई थी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 110। प्रश्न संख्या 110 में पूछा जा रहा है कि थोक मूल्य सूचकांक के मापन में निम्न में से किस एक क्षेत्र को अधिक भार दिया जाता है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, विनिर्मित उत्पाद। विनिर्मित उत्पाद का मतलब क्या है? इसका मतलब है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है। ठीक है, यानी जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट सेक्टर है इसको हाईएस्ट वेटेज दिया जाता है किसमें? मूल्य, थोक मूल्य सूचकांक के मापन में। अब यहां पर कुछ बातें और याद रखना है आपको। क्या याद रखिएगा? थोक मूल्य सूचकांक में जो आधार वर्ष था उसमें 2017 में एक बदलाव किया गया। पहले थोक मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष था वो था 2004-5, इसे बदलकर अब 2011-12 कर दिया गया। क्लियर है? अब प्रश्न उठता है कि थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है। तो याद रखिएगा थोक मूल्य सूचकांक में कुछ चुनी गई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य को प्रदर्शित किया जाता है। क्लियर? तो यहां पर इस बात को आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 111। पूछा जा रहा है कि सिडबी की स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा जो सिडबी है इसकी स्थापना लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए की गई थी, इसलिए प्रश्न संख्या 111 का बी विकल्प यहां पर आंसर हो जाएगा कि लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए सिडबी की स्थापना की गई थी। यदि हम सिडबी के फुल फॉर्म को देख लें तब भी इस प्रश्न का आंसर बहुत आसानी से दिया जा सकता है। याद रखिएगा सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? यदि सिडबी की स्थापना पूछी जाए तो याद रखिएगा 2 अप्रैल 1990 को सिडबी की स्थापना हुई थी। आपसे कई बार सिडबी के मुख्यालय को पूछा गया है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय लखनऊ है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 112।
प्रश्न संख्या 112 में पूछा जा रहा है कि प्रतिष्ठाया बैंकिंग क्या है। तो याद रखिएगा, ये जो प्रतिष्ठाया बैंकिंग है इसको इंग्लिश में कहते हैं शैडो बैंकिंग। याद रखिएगा, इसमें गैर वित्तीय संस्थाओं के द्वारा वित्तीय और अन्य गतिविधियों को संपन्न किया जाता है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 112 का बी विकल्प सही हो जाएगा। प्रतिष्ठाया बैंकिंग अर्थात शैडो बैंकिंग गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के द्वारा वित्तीय तथा अन्य गतिविधियों को संपन्न करना है। याद रखिएगा, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पॉल मैकुले ने 2007 में किया था। किसने किया था? पॉल मैकुले ने। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 113। प्रश्न संख्या 113 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। याद रखिएगा, ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है यहां से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य इसमें से कौन सा नहीं है। तो साख नियंत्रण ये है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शिखर संस्था के रूप में कार्य करना ये भी ठीक है, मौद्रिक नीति का निर्माण ये भी ठीक है, साख सृजन। याद रखिएगा, ये जो साख सृजन का कार्य है ये भारतीय रिजर्व बैंक का नहीं होता है। क्लियर है? तो ये किसका काम होता है? तो जो साख सृजन है ये वाणिज्यिक बैंकों का कार्य होता है। क्लियर है? यानी जो क्रेडिट क्रिएशन है ये कॉमर्शियल बैंक के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, यहां प्रश्न संख्या 113 का डी विकल्प सही हो जाएगा। आरबीआई का काम क्रेडिट क्रिएशन नहीं है, जबकि कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करते हैं अर्थात साख सृजन करते हैं। क्लियर? इस प्रकार प्रश्न संख्या 113 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जरा भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात जो आरबीआई है इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लीजिए। ये जो आरबीआई है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। याद रखिएगा, हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो याद रखिएगा, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहां एक प्रश्न और आपसे पूछा जा सकता है कि जो आरबीआई है इसके प्रथम गवर्नर का नाम क्या था। तो याद रखिएगा, ऑसबोर्न स्मिथ। क्या था? ऑसबोर्न स्मिथ। ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर का नाम था। यदि आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, तब आपका जवाब होगा सीडी देशमुख। क्लियर है? इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि 2 रुपए से लेकर 2000 तक की जो करेंसी नोट है इसका निगमन भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 114। पूछा जा रहा है कि एक्चुअरीज शब्द संबंधित है किससे। तो याद रखिएगा, ये जो एक्चुअरीज शब्द है यानी ACTUARIES इसका संबंध बीमा सेक्टर से, यानी यहां प्रश्न संख्या 114 का बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। याद रखिएगा, भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के वित्तीय प्रभाव के आकलन के लिए इस एक्चुअरीज शब्द का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ये किससे संबंधित है? ये बीमा क्षेत्र से संबंधित है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 115। प्रश्न संख्या 115 में पूछा जा रहा है कि भूमि विकास बैंकों का कौन सा कार्य सत्य है। तो याद रखिएगा, दीर्घकालिक ऋणों कृषि ऋण उपलब्ध कराना ये भूमि विकास बैंक का कार्य है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 115 का ए विकल्प सही हो जाएगा। भूमि विकास बैंक दीर्घकालीन कृषि ऋण उपलब्ध कराता है। क्लियर है? यह एक बात और याद रखिएगा, भारत में प्रथम भूमि विकास बैंक की स्थापना 1920 में झांग पंजाब में हुई थी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 116। प्रश्न संख्या 116 में पूछा जा रहा है कि निम्न में से मानव विकास सूचकांक का कौन सा एक भाग नहीं है। देखिए, यहां पर मानव विकास सूचकांक की बात हो रही है, अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट की बात हो रही है। याद रखिएगा, इसमें 3 सूचकांकों के आधार पर इसको बनाया जाता है। एक है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, और तीसरा है सकल नाम निवेश यानी एनरोलमेंट दर, यानी जो ग्रॉस एनरोलमेंट दर है इसके आधार पर भी मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। यानी ये 3 सूचक है। इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें ए विकल्प में दिया गया है स्वास्थ्य एवं पोषण इसमें शामिल नहीं है। क्लियर है? याद रखिएगा, सर्वप्रथम 1990 में मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया था, और जो इसका विकास है वो पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। यह भी बात आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 117 देखिए, पूछा जा रहा है कि संगम योजना का उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा, संगम योजना विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना है, ये इसका मूल उद्देश्य है। यदि पूछा जाए कि विकलांगों के कल्याण के लिए जो संगम योजना बनाई गई इसका प्रारंभ कब हुआ था, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1996 को इसका प्रारंभ किया गया था। क्लियर है? और इसमें कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती थी? तो ये 15,000 रुपए की इसमें वित्तीय सहायता दी जाती थी। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 118। जनगणना और नगरीकरण से संबंधित प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों पर आधारित सर्वाधिक जनसंख्या वाले
4 राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा? अवरोही का मतलब बड़े से छोटे के क्रम में। यहां पर सर्वाधिक जनसंख्या कहां की है? उत्तर प्रदेश की, उसके बाद महाराष्ट्र की, फिर बिहार की और उसके बाद पश्चिम बंगाल। इस प्रकार जो आपका सही कूट होगा वो होगा विकल्प ए। क्लियर है? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 118 का विकल्प ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 119। पूछा जा रहा है कि जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर एवं त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? क्लियर है? देखिए ये प्रश्न कई बार विभिन्न तरीकों से पूछा गया है। एक बार इसी में जो दूसरा स्टेटमेंट जोड़ा गया है, इसी को आपको फिलिंग द ब्लैंक में इसको भरने के लिए पूछा जा चुका है। और उसी के एक्सप्लेनेशन में मैंने बताया था कि जो महान विभाजक वर्ष है वो है 1921, यानी यहां पर बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। इसको महान विभाजक वर्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बार जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि थी उसमें ऋणात्मक दर में वृद्धि हुई, यानी ऋणात्मक वृद्धि हुई और कितनी हुई थी? -0.31%। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 120। पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? तो याद रखिएगा जनगणना 2011 के अनुसार जो भारत का लिंगानुपात है वो है कितना? 943, जो कि यहां पर किसी भी विकल्प में नहीं दिया है, इसलिए प्रश्न संख्या 120 का डी विकल्प सही हो जाएगा। जो भारत का लिंगानुपात था वो कितना था? 943। क्लियर है? अब किसमें? 2011 के अनुसार। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, यदि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात पूछ लिया जाए, ये तो आपने भारत का बताया, उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात, तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 था। क्लियर? इन दोनों बातों को आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 121। पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रति 100 बालिकाओं, यानी 0 से 6 वर्ष की बालिकाओं की बात हो रही है, इनकी संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार 100 बालिकाओं पर जो बालकों की संख्या सर्वाधिक है वो है हरियाणा की। कितने हैं? 120 बालक हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 122। पूछा जा रहा है कि भारत की साक्षरता में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि देखी गई थी कब? तो याद रखिएगा यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा 1991 से 2001 के बीच जो साक्षरता दर थी इनमें से सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। क्लियर है? यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि 2001 से लेकर 2011 के दशक में जो साक्षरता दर में वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई थी, तो याद रखिएगा 8.20%। क्लियर है? यह भी फैक्ट आप इसके साथ याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 123। पूछा जा रहा है कि पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो देखिए जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है उसके अनुसार बताया गया कि पर्यावरण किसी भी जीव के चारों तरफ घिरे हुए भौतिक एवं जैविक दशाओं तथा उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। क्लियर है? तो इस प्रकार आपका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? यानी आपका पहला दिया गया है भूमि, जल, वायु, पौधा एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, तो यानी ये भी पर्यावरण की परिभाषा में आ रहा है। बी विकल्प में लिखा है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु तक घेरे हुए है, ये भी हो जाएगा। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होते हैं, ये भी इसमें शामिल हो जाएगा। यानी यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 123 का। अगला देखिए प्रश्न संख्या 124। प्रश्न संख्या 124 में पूछा जा रहा है कि धारणी कृषि का अर्थ है। याद रखिएगा धारणी कृषि को इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये जो धारणी कृषि है अर्थात सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, इसका मतलब ये होता है कि भूमि का इस प्रकार से प्रयोग किया जाए ताकि उसकी गुणवत्ता बनी रहे, अर्थात उसका उपयोग इस प्रकार हो ताकि वो पर्यावरणीय सिद्धांतों को पूरा करे, अर्थात इस प्रकार से उपयोग हो ताकि भावी पीढ़ी जो है उनकी आवश्यकताएं भी पूरी हो सके। क्लियर? तो इस प्रकार यहां पर प्रश्न संख्या 124 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, यानी उसमें कोई कमी न हो, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अगला देखिए प्रश्न संख्या 125। पूछा जा रहा है कि यूएनईपी का मुख्यालय कहां पर है? देखिए यूएनईपी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, अर्थात संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। याद रखिएगा इसका मुख्यालय नैरोबी में स्थित है, यानी जो कि केन्या की राजधानी है। नैरोबी केन्या में यूएनईपी का मुख्यालय है। याद रखिएगा ये जो यूएनईपी है इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप 1972 में की गई थी। क्लियर है? और इसके 6 अन्य देशों में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, अर्थात रीजनल ऑफिस हैं, और मुख्यालय कहां पर है? नैरोबी केन्या में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 126।
पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। तो देखिए यहां पर वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, औद्योगिक नीति और शिक्षा नीति, ये सभी पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। इसलिए यहां पर आप कहेंगे कि प्रश्न संख्या 126 का सभी विकल्प यहां पर, चारों यहां पर सही है, इसलिए यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 127, पूछा जा रहा है ग्रीन वॉश इंगित करता है। ग्रीन वॉश क्या इंगित करता है? यह कहता है कि कोई भी संगठन यदि उपभोक्ताओं को यह कहता है कि उसका उत्पाद, उसका उद्देश्य या उसकी नीति पर्यावरण के अनुकूल है और ये उसको बहलाता है, ठीक है, यानी वो उसको क्या कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, मिस इंफॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, मिसलीड कर रहा है, तो ये क्या है, ग्रीन वॉश कहलाता है। क्लियर है? तो यहां पर क्या है, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना ग्रीन वॉश कहलाता है, अर्थात प्रश्न संख्या 127 का डी विकल्प सही हो जाएगा। यानी किसी भी संगठन के द्वारा उपभोक्ताओं को झूठी बातें बताना कि ये उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है, इसको कहते हैं ग्रीन वॉश। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 128, पूछा जा रहा है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोड सही होगा प्राथमिक उपभोक्ता के संदर्भ में? तो आप यहां पर देख रहे हैं कि चींटी और हिरण, ये दोनों क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो चींटी है ये प्राथमिक उपभोक्ता में भी आएगी और अपघटक दोनों श्रेणी में ये आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका 128 का ए विकल्प सही हो जाएगा। उपभोक्ता की श्रेणी का मतलब क्या हो गया कि किसी भी खाद्य श्रृंखला में जो मुख्य शाकाहारी प्राणी होता है उसी को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि हिरण क्या है, शाकाहारी है, इसलिए इसको भी शामिल किया गया। प्रश्न संख्या 128 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 129। प्रश्न संख्या 129 में पूछा जा रहा है कि जो पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। क्लियर है? याद रखिएगा, यहां प्रश्न संख्या 129 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, तो याद रखिएगा, इस जैव भू रासायनिक चक्र को प्रायः पोषक चक्र भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जीवधारियों की मदद करने वाले यौगिकों का हस्तांतरण सम्मिलित है। क्लियर है? तो याद रखेंगे, इसे पोषक चक्र भी कहा जाता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 130, पूछा जा रहा है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो आवश्यक न्यूनतम भूमि है उसको कहते हैं पारिस्थितिकी पदछाप। यानी प्रश्न संख्या 130 का बी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिएगा, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणी करने के लिए जो न्यूनतम भूमि है उसको पारिस्थितिकी पदछाप कहते हैं, और जो इसकी माप की जो इकाई है उसको कहते हैं भूमंडलीय हेक्टेयर। क्लियर है? और ये पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग का एक मापक है। क्लियर है? ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 131। प्रश्न संख्या 131 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन वायु में। याद रखिएगा, ये जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अर्थात विषुवत रेखीय क्षेत्र में अर्थात 0 अंश अक्षांश रेखा के क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहां पर सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत होती हैं, इसी कारण यहां पर उच्च तापमान पाया जाता है, जिससे यहां पर अधिक वर्षा होती है। और यही कारण है कि यहां पर जो प्राणियों के विकास और उनकी समृद्धि के लिए दशाएं हैं वो अनुकूल पाई जाती हैं, और इसके फलस्वरूप यहां पर जैव विविधता अधिक होती है। क्लियर है? तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 131 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 132। प्रश्न संख्या 132 कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन ए में कहा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है, और कारण में बताया जा रहा है कि तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती हैं। आप सभी को पता है कि तितली अपने शरीर के तापमान को विनियमित नहीं कर पाती है, जिससे बहुत कम तापमान में वो उड़ान नहीं भर सकती, यानी उड़ नहीं सकती है, इसलिए वो कम तापमान में नहीं रह सकती है। और उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में इसीलिए पाई जाती हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 132 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या भी हो रही है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 133। पूछा जा रहा है कि किसी प्रजाति को विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है। तो याद रखिएगा, ये जो IUCN की परिभाषा है इसके आधार पर कोई भी प्रजाति विलुप्त तब मानी जाती है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से देखी न जाए।
क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 133 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये यही आईयूसीएन है जो कि लाल सूची जारी करता है विश्व में सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए। याद रखिएगा, आईयूसीएन के बारे में अगर बात करें तो इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 134 पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण 2003 में स्थापित किया गया। यहां प्रश्न संख्या 134 का, और कहां पर किया गया? तो चेन्नई में। ठीक है, इसलिए यहां पर ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। 2003 में चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु राज्य में है, इसका मुख्यालय। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 134 का ए विकल्प सही हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में हुई और इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 135 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? तो याद रखिएगा, यहां पर आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, आइस कोर से। याद रखेंगे, बर्फ की चादर या किसी ग्लेशियर को छेद कर बेलनाकार नमूना जो बनाया जाता है उसी को कहते हैं आइस कोर। क्लियर? अब इसके द्वारा वातावरण की जो पिछली संरचना है या उसका जो व्यवहार था उसी का अध्ययन किया जाता है, जिससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत प्राप्त हो सके। क्लियर है? अर्थात जो जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेत है वो किससे प्राप्त होता है? आइस कोर से प्राप्त होता है। यहां प्रश्न संख्या 135 का ए विकल्प यहां सही हो गया। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 136 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला दिया गया है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। आप सभी को पता है कि कार्टाजेना जो प्रोटोकॉल है ये बायोसेफ्टी से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। और यहां पर पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दूसरा है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये अनवरत जैव प्रदूषक से संबंधित है, ये भी सही है। फिर पूछा जा रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आपको पता है कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन परत से संबंधित है, ये भी सही है। लास्ट में दिया है क्योटो प्रोटोकॉल और लिखा है जल संरक्षण, ये सही सुमेलित नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 136 का डी विकल्प यहां सही हो जाएगा। यदि हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की, तो आप सभी को पता है कि जलवायु परिवर्तन पर जो संयुक्त राष्ट्र संरचना अभिसमय है उससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये कब आया था? तो ये फरवरी 2005 में लागू हुआ था। इस प्रकार प्रश्न संख्या 136 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 137 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है? अब देखिए, जो जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय कार्य योजना है जिसमें 8 मिशन है, इसमें सौर शक्ति शामिल है, वनीकरण शामिल है, और यहां पर नाभिकीय शक्ति इसमें शामिल नहीं, इसलिए यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा। और ये जो अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन है ये भी इसमें शामिल है। जरा जलवायु परिवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय कार्य योजना की जो 8 मिशन है इसको एक बार संक्षिप्त में देख लीजिए। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन है, इसमें विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है वो है, सुस्थिर निवास पर जो राष्ट्रीय मिशन है उसको शामिल किया गया है, राष्ट्रीय जल मिशन इसमें शामिल है, साथ ही साथ हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है उसको भी शामिल किया गया है, हरित भारत के लिए जो राष्ट्रीय मिशन है इसे भी शामिल किया गया है, कैसे हम सुस्थिर कृषि कर सकें इसके लिए जो राष्ट्रीय मिशन है उसको भी शामिल किया गया है, और जलवायु परिवर्तन के लिए जो रणनीति है और राष्ट्रीय मिशन है उसको भी इसमें शामिल किया गया है 8 मिशन के अंतर्गत। क्लियर है? तो यहां पर नाभिकीय शक्ति शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 137 का सी विकल्प यहां सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 138। प्रश्न संख्या 138 में पूछा जा रहा है कि राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो याद रखिएगा, शैक्षिक एवं शोध संस्थानों को, वन तथा वन्यजीव अधिकारियों को, वन्य जीव संरक्षकों, इन तीनों लोगों को राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 139 पूछा जा रहा है कि दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? सबसे पहले तो यह समझ लीजिए कि जो दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान है यह जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है, और ये जो दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना 1981 में हुई थी, और ये हंगुल या कश्मीर स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। यानी यहां प्रश्न संख्या 139 का डी विकल्प सही हो जाएगा। ये जो दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान है ये हंगुल या कश्मीर स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 140 पूछा जा रहा है कि फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा, कोल अर्थात जो कोयले के पत्थर हैं, जो कोयले के टुकड़े होते हैं, इनको जलाया जब जाता है तो फ्लाई ऐश प्रदूषक दहन उत्पाद जो है वो निकलता है। क्लियर है? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 140 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये
जो फ्लाई ऐश होते हैं ये छोटे छोटे कण होते हैं जो कि हवा में तैरते रहते हैं, ठीक है। और जब हम सांस लेते हैं तो वो हमारे अंदर प्रवेश करके ये एक हानिकारक वायु प्रदूषक के तहत कार्य करते हैं। इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 140 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 141, यहां पर सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ वायु प्रदूषक नाम है और दूसरी तरफ उनसे प्रभावित होने वाले अंग दिए गए हैं। पहला दिया गया है एस्बेस्टस धूल, क्लियर है। अगर हम बात करें एस्बेस्टस धूल की तो इससे क्या प्रभावित होगा, फेफड़ा यानी लंग। यानी प्रश्न संख्या 141 का जो ए विकल्प है वो किससे कोरिलेट होगा, तीसरे से। यदि हम बात करें सीसा की तो सीसा से क्या प्रभावित होता है, सीसा का मतलब लेड की बात हो रही है, ये ब्रेन प्रभावित होगा यानी मस्तिष्क, यानी बी को आप पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। और यदि हम पारा की बात करें अर्थात मरकरी की तो इससे क्या होगा, इससे उदर प्रभावित होगा यानी सी को आप दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और चौथे विकल्प में लिखा है कार्बन मोनोऑक्साइड। याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराएं यानी ब्लड स्ट्रीम्स को प्रभावित करती हैं। यानी प्रश्न संख्या 141 के डी को आप चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे और जो सही कूट बनेगा वो बनेगा 3 1 2 4 का, क्लियर है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 141 का जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी। अगला देखिए प्रश्न संख्या 142, पूछा जा रहा है खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है। याद रखिएगा जो खेती के लिए फसल चक्र है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसमें उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता जो है वो संरक्षित रहती है और मृदा का जो कटाव है वो भी कम होता है। यानी यहां पर तीनों फसल चक्र के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रश्न संख्या 142 का डी विकल्प सही हो जाएगा। ये सभी महत्व है खेती में फसल चक्र के लिए, क्लियर है। यानी फसल चक्र जो है ये मृदा के संपोषणी स्तर को बनाए रखने में सहायक होती है, ठीक है। और इसमें जो सभी विकल्प दिए गए हैं वो सभी फसल चक्र के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 143, पूछा जा रहा है कि अम्ल वर्षा होती है। देखिए अम्ल वर्षा की जब बात करेंगे तो यहां पर आप सी विकल्प देखिए, लिखा है कि बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 143 का सी विकल्प सही हो जाएगा। यदि हम अम्ल वर्षा के निर्माण में मुख्य कारक की बात कर लें जो अधिकतर पूछा जाता है तो याद रखिएगा इसमें दो नाम आपको याद रखना है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का, क्लियर है। ये अम्ल वर्षा के निर्माण में मुख्य कारक हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 144, प्रश्न संख्या 144 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। तो याद रखेंगे यहां पर पंडित जसराज ये आपका सही जवाब होगा, ये भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। याद रखेंगे लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इन्हें 2001 में भारत रत्न मिला था। और जो पंडित रविशंकर है इनको भारत रत्न 1999 में मिला था। यहां पर पंडित जसराज जो है ये भारत रत्न से सम्मानित नहीं है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 145, पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए महिलाओं के परंपरागत परिधान के अनुसार कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया बोकू जो कि सिक्किम का परिधान है, ये बिल्कुल सही है। अगला दिया गया है मेखला जो कि असम का परिधान है, ये भी सही है। मुंडू, याद रखिएगा ये जो मुंडू परिधान है या जो वहां पर पुरुषों के लिए मुंड होता है जिसको जो व्हाइट लुंगी होती है उसको मुंड कहा जाता है, तो ये परिधान किसके लिए होता है, ये केरल राज्य में है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर प्रश्न संख्या 145 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ये मुंडू जो है ये छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि केरल में, और फेरन कहां पर है, कश्मीर में, ये भी सही है। यानी प्रश्न संख्या 145 का यहां पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 146, यहां पर आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ क्षेत्र के नाम है और दूसरी तरफ उस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, आपको सही सुमेलित करना है। यदि हम व्यक्ति की तरफ से चलें तो आप देखिए रश खान, रस खान किससे संबंधित हो जाएंगे, ये हिंदी साहित्य से संबंधित हो जाएंगे, इसलिए आप ए को पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम बात करें ज्ञानचंद्र जैन की तो ज्ञानचंद्र जैन का संबंध आप देखेंगे उर्दू से, क्लियर है। तो यहां पर आप बी को दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। यदि हम बात करें सविता देवी की तो इनका संबंध संगीत एवं नृत्य कला से है, यानी सी को आप तीसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और यदि हम बात करें सतीश चंद्र की तो इनका संबंध चित्रकला से है, यानी आप डी को चौथे के साथ कोरिलेट करेंगे और जो सही कूट बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 का, क्लियर है। तो इस प्रकार यहां प्रश्न संख्या 146 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 147, पूछा जा रहा है कि भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ। याद रखेंगे ये जो सुर्खी का प्रारंभ है ये कुषाणों के समय में हुआ था, क्लियर है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 147 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। जब आप मथुरा में देखेंगे तो यहां पर पांचों स्तरों की खुदाई में तीसरे और पांचवें स्तर पर सुर्खी के निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं, क्लियर है। और ये जो सुर्खी का प्रयोग किसने किया था, तो ये प्रयोग हुआ था कुषाणों के समय में, इसलिए प्रश्न संख्या 147 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 148, पूछा जा रहा है कि सुविख्यात ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध है। याद रखेंगे
जो ठुमरी गायिका गिरजा देवी हैं, इनका संबंध बनारस घराने से है, इसलिए प्रश्न संख्या 148 का ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा 2017 में इनका कोलकाता में निधन भी हो गया। अगला है प्रश्न संख्या 149। पूछा जा रहा है कि चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, ये कहां पर स्थित है? तो आप याद रखेंगे कि जो चित्रगुप्त स्वामी का मंदिर है, ये मंदिर कांची में है, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 149 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है कि चित्रगुप्त को कायस्थों का देवता और किसका सहायक कहते हैं? यमराज का सहायक भी कहा जाता है। और ये कहां पर चित्रगुप्त स्वामी का मंदिर है? तो ये एकमात्र मंदिर कांची में है। ए विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 150। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में कौन सी सबसे पहले लिखी गई थी? तो आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए यहां पर आपको सभी के पहले रचनाकार और उनके ईयर भी पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें इंद्रावती की, तो ये 1744 में नूर मोहम्मद के द्वारा। यदि हम पद्मावत की बात करें, तो पद्मावत 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मधुमालती, मधुमालती आप देखेंगे 1543 में मंझन के द्वारा। और डी विकल्प में लिखा है मृगावती। ये जो मृगावती की रचना है, ये कुतुबन के द्वारा की गई थी 1503 में। तो यहां सबसे पहले किसके द्वारा की गई रचना है? मृगावती। ठीक है, यानी ये कब? 1503 में कुतुबुन के द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 150 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। इस प्रकार आज आपने 50 प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट किया। अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।